हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में जो अनुक्रमणिका दी हुई है उसमें हम देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें अनुक्रमणिका दी हुई है। यहाँ पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक दिया हुआ है। तो इसमें देखिए इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो इसमें से आज हम देखेंगे भूगोल में जो पाठ दिए हुए है। तो भूगोल में पाठ है हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी बदलती पृथ्वी, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी के प्रश्न उत्तर। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पार्ट 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी बदलती पृथ्वी। आइए बच्चों, हम देखते हैं अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, स्थल मंडलीय प्लेट से क्या आशय। हमें प्रश्न में पूछा गया है स्थल मंडलीय प्लेट से क्या आशय है। तो देखिए बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा भूगोल के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 12 में। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल क्या है? अनेक भागों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। देखिए, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जैसे कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती, जैसे जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। इस पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप दिखाया गया। देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से यह घूमती है और ये प्लेट क्या है। तो स्थल मंडलीय प्लेट से आशय है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती है। जो अंतर्जनित बल है उसके कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 12 पर मिलेगा, जो हमारी भूगोल की है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी भूकंप एवं कभी ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित होती है। अंतर्जनित बल से क्या होता है? कभी भूकंप आता है तो कभी ज्वालामुखी जैसे घटनाएं घटित होती है। जो जैसे कि इसे हम और क्या कहेंगे? अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनक बल भी, मतलब एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो इस तरह से अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल दो प्रकार होते हैं। एक इसे हम क्या कहेंगे? एंटोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इस तरह से हमने अंतर्जनित बल के कारण जो घटनाएं घटित होती है उसे यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, ज्वालामुखी का चित्र बनाइए। हमें यहाँ पर ज्वालामुखी का चित्र बनाना है। देखिए, ज्वालामुखी भूगोल के हमें पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 13 में यह उत्तर मिलेगा। ये किसका चित्र है? ज्वालामुखी का चित्र है। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मेंटल, जमीन के नीचे का जो भूपर्पटी के नीचे का जो स्तर होता है उसे मेंटल कहते हैं। फिर यहाँ पर्पटी, मैग्मा कोस्ट, और ये लावा जो यहाँ से निकल रहा है, देखिए, और ये निकास जहाँ से वो इधर फैल रहा है, और ये क्रेटर और गैस व राख। इस तरह से क्या है? यह एक ज्वालामुखी का चित्र है। ज्वालामुखी क्या होती है? जैसे स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है,
यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तब क्या होता है, उस समय ज्वाला और भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम उद्गम केंद्र कहेंगे। देखिए ये क्या है, एक उद्गम केंद्र है। भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो इस तरह से जो ज्वालामुखी का चित्र है वह हमने यहाँ पर बना दिया है। आप भी इसे अपनी एडुकेट पुस्तिका में निकाल लीजिए इस चित्र को। जैसे कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते। देखिए ये जो भूपर्पटी है, इससे जो एक छेद है, इससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहेंगे। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर जो हमें पूछा गया ज्वालामुखी का चित्र यहाँ पर बना दिया है। आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में बना लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए? भूकंप के दौरान जो बचाव करने के लिए हमें कहाँ पर आश्रय लेना चाहिए? तो देखिए भूगोल के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 14 पर हमें इसका उत्तर मिलेगा। भूकंप के दौरान हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए? देखिए एक रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, जो टेबल होता है उसके नीचे, रसोई में हमारा जो काउंटर होता है उसके नीचे, या फिर दीवार के अंदरूनी कोने में, जो दीवार का अंदरूनी कोना है, इसमें हमें क्या करना है, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें आश्रय लेना है। जब भूकंप के सुरक्षित स्थान रसोई घर का काउंटर या मेज, दीवार के अंदरूनी कोने, और उस समय जब भूकंप आता है उस समय हमें आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण या तस्वीर फ्रेम से दूर रहना है। और इस तरह से हमें जब भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान आश्रय लेना चाहिए रसोई के काउंटर या मेज के नीचे या फिर दीवार के अंदरूनी कोने में। आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। विसर्प किसे कहते हैं? ये कहाँ मिलेगा हमें? भूगोल के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 15 से इसका उत्तर मिलेगा हमें। विसर्प किसे कहते हैं? जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। जब नदी क्या होती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जब नदी बहने लगती है तो नदी के जो मोड़ होते हैं उसे हम विसर्प कहेंगे। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। तो ये जो नदी जैसे मोड़ बह रही है और मोड़ रही है तो उसे मुड़ती है, तो इन मोड़ों को ही हम विसर्प कहते हैं। और इन किनारों पर क्या होता है, लगातार अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है? नदी का जो मार्ग है उसमें वह जलप्रपात का निर्माण कब करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें हमारे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 15 से मिलेगा। यहाँ पर नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए नदी जब कठोर शैल से गिरती है, जल की शक्ति द्वारा क्या होता है, जलप्रपात का जब कठोर शैल पर नदी जब गिरती है तो उस नदी की जो धारा है वह इतनी तेज होती है जिससे क्या होगा, जलप्रपात का निर्माण होता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जैसे जहाँ नीचे गिर रही है, जहाँ पानी नीचे गिर रहा है वहाँ ऐसे गड्ढे टाइप हो जाता है, तो उस खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात बनती है। तो इस तरह से हम नदी अपने मार्ग में जलप्रपात निर्माण करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने नोट कर दिया है। आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? डेल्टा का चित्र भी बनाइए। जो डेल्टा है उसका निर्माण कैसे होता है उसका हमें चित्र भी बनाना है। देखिए हमने यहाँ डेल्टा का चित्र बना दिया है, मुख्य नदी और वितरिका। यहाँ देखेंगे जब नदी अपने
धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर वितरिका कहा लगाया गया है चित्र में निशान, उसे हम क्या कहेंगे, वितरिका भी कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने स्थान लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जब नदी इतनी धीमी हो जाती है तो यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों पर अवसादों के संग्रह से डेल्टा का भी निर्माण हो जाता है। देखिए ये है डेल्टा। तो इस तरह से डेल्टा का निर्माण होता है नदी की धाराओं से, और डेल्टा का चित्र भी हमने यहाँ पर बना दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। जो समुद्री तरंग है उनके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ निर्माण होती है उनका वर्णन हमें करना है। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रश्न क्रमांक 16 पर मिलेगा। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण क्या करते हैं, तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती है। जो समुद्री तरंगे है वो क्या है, लगातार शैलों से टकराती है, जिससे दरार विकसित होती है। जिससे क्या होता है, दरारें विकसित होती है। समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। समय के साथ साथ जब यह क्या होती है, बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इनकी समुद्री गुफा, इसे क्या कहेंगे हम, समुद्री गुफा कहेंगे। और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल क्या छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। जो दीवारें जैसी जो आकृतियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टेक कहेंगे। समुद्री तरंग, जब समुद्री गुफाएं तटीय मेहराब को टकराती है और जब वह गिर जाती है तब जो दीवारें बचती है उन्हें क्या कहते हैं, स्टेक कहते हैं। तो देखिए, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियों से बनते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये सब बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इन्हें क्या कहते हैं हम, समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। और लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी आकृति को हम स्टेक कहते हैं। इस तरह से समुद्री तरंग द्वारा निर्मित आकृतियाँ होती हैं। जो स्थलाकृतियाँ बनती है, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टेक। तो इस तरह से जो समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, हिमनद के कार्य लिखिए। जो हिमनद है उसके हमें यहाँ कार्य लिखना है। हिमनद के कार्य, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। जो ये क्या है, हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद क्या होती है, बर्फ की नदियाँ। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टियों पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। तो इस तरह से हिमनद के कार्य है। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, रेगिस्तान क्षेत्र में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जो रेगिस्तान का क्षेत्र है उसमें पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है देखेंगे। रेगिस्तान में पवन से छत्रक शैल, पवन शैल, बालू, टिब्बा, लोयस एवं वार्तगत आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। छत्रक शैल, रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें छत्रक शैल भी कहते हैं। और बालू टिब्बा, जैसे जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, इनको बालू टिब्बा भी कहते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में पवन से जो स्थलाकृतियाँ बनती है, क्योंकि रेगिस्तान में सब दूर रेत ही रेत होती है, तो रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है।
मीन्स हवा। हवा क्या है? अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। पवन शेल और ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे शेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीने और हल्के होते तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते तो इसे लोएस भी कहते हैं। तो इस तरह से पवन के कार्य रेगिस्तान के क्षेत्रों में तरह तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। रेगिस्तान में पवन छत्रक शेल बनाते, पवन शेल, बालू टिब्बा, लोएस एवं वार्तगत आदि स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। इस तरह से आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए थे हमारी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 7, उसमें अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन।